जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को विथ ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा विद्युत के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो आपके लिए टॉपिक हम लेकर आए हैं वो टॉपिक है गाइस चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, जो कि आपके एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पैटर्न या 2 नंबर के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस को लेकर आता है। आप अगर देखेंगे तो आपकी पूरी तरीके से मैं आपको बोल देता हूं कि 4 नंबर या 5 नंबर का जो भी पेपर इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस बैठते हैं 4 या 5 नंबर का हम लोग 2 स्लाइड पर 2 सेशन में कवर करने वाले गाइस। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या टॉपिक है? धारा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट है और यही इसी का चैप्टर भी है गाइस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। विकिरण की द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं? गाइस, मैं इसको अगर समझूं तो इसे इंग्लिश में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कहा जाता है। ड्वेल नेचर का मतलब होता है बेटा कि विकिरण कुछ घटनाओं में तरंग की भांति तथा कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करती है। मतलब इसके 2 गुण हो गए, ये तरंग की तरह भी चलती है, तरंग के व्यवहार भी करती है, वेव का फॉर्म बनाती है, जस्ट एज इट इज पार्टिकल फॉर्म या कण के रूप में भी पाई जाती है। इसे ही विकिरण की प्रकृति या द्वैत प्रकृति कहा जाता है। मतलब विकिरण का 2 भागों में या 2 रूपों में दिखना या व्यवहार करना ही द्वैत प्रकृति कहलाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया था। इस पर इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। नेक्स्ट है कार्यफलन या देहली ऊर्जा या द्वैती ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्यफलन को इंग्लिश में वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कार्य फंक्शन किसे कहते हैं, देहली ऊर्जा या द्वैती ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, मतलब यह मान लिया कि कोई धातु की सतह है, इस पर कोई रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन के टकराने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन होने लगता है। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, उसी को कार्यफलन कहा जाता है या देहली ऊर्जा या द्वैती ऊर्जा कहा जाता है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा का एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ थोड़ा सा कन्वर्जन बता देता हूँ मैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, या यूं कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, ठीक है गाइस। तो कार्यफलन या देहली ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है सर? हमने अभी बोला कि सर किसी भी सरफेस पर या सतह पर या धातु की सतह पर जब कोई विकिरण आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहा जाता है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहा जाता है। इनके प्रकार हैं, ये क्रमशः 4 प्रकार के होते हैं। तापायनिक उत्सर्जन, मतलब टेम्परेचर के कारण उत्सर्जित होना, क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र के रूप में उत्सर्जित होना, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जब कोई प्रकाश किरण के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और द्वितीय उत्सर्जन, मतलब किसी वर्क फंक्शन के कारण उत्पन्न होना उत्सर्जन होता है तो उसे द्वितीय उत्सर्जन कहते हैं। पढ़ेंगे अलग अलग हम लोग। तापायनिक उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? तापायनिक उत्सर्जन किसे कहा जाता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो किसी धातु की सतह को या किसी धातु को गर्म करने पर उसके सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, मतलब जब धातु की सतह को गर्म किया जाता है या धातु को गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इसी को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से क्या तात्पर्य? दूसरा पॉइंट है, तो किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, एक सर्टिफिकेट आवृत्ति का प्रकाश
अगर आपतित होता है या आता है तो आपतित करने पर सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसके दौरान उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं हो सकते। मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश अगर धातु की सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है इंग्लिश में से, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, तो न्यूनतम आवृत्ति होती है गाइस जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव या कट ऑफ विभव या कट ऑफ पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है। इससे क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं? तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब बात विद्युत धारा की होती है तो दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, ऐसे विभव को संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव या कट ऑफ विभव या स्टॉपिंग विभव कहा जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन संबंधित क्या क्या नियम होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन नियम या प्रकाश का विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि एक विशेष आवृत्ति की प्रकाश जब सतह पर गिरती है या मेटल सरफेस पर गिरती है या धातु की सतह पर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो उसके नियम क्या है? उसके नियम है सर कि धातु की सतह पर प्रकाश गिरते ही तत्काल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। अगर उससे कम आवृत्ति होगी तो किस में बदल जाती है? देहली आवृत्ति में बदल जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है गाइस? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के मतलब n समानुपाती में लिख सकता हूं I। फिर है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब गतिज ऊर्जा भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है गाइस। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल बंडल्स के रूप में पाया जाता है, स्मॉल पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। इसके इसी गुण को क्या कहा जाता है? इन बंडलों को फोटोन या क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। ठीक है, सभी फोटोन निर्वात में एक ही चाल से गमन करते हैं, यह प्लांक ने बताया था। फोटोन प्राय उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है तथा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से चूंकि उदासीन होते हैं इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते या इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं गिरता है। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली तरंगे या दृश्य तरंगे क्या है? डी ब्रॉगली तरंगों की बात करें, डी ब्रॉगली वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने बताया था कि वैज्ञानिक डी ब्रॉगली के अनुसार कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध रहती है। मतलब जब गतिमान कण चलता है तो उसके साथ एक तरंग भी चलती है जिसे डी ब्रॉगली तरंग या दृश्य तरंग कहते हैं। ठीक है, दृश्य तरंगों की क्या विशेषताएं होती है? तो दृश्य तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, मतलब इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, मतलब इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बोल सकते हम लोग। मतलब ये कि दृश्य तरंगों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से इफेक्टेड होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है इसलिए इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, दृश्य तरंगों का भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये सभी प्रकार के गतिशील कणों में पाई जाती है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण लिखिए अथवा डी ब्रॉगली तरंग समीकरण में संवेग सूत्र P बराबर h/λ निगमित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात तरंग समीकरण की हो रही है तो हम लोग शुरुआत करते हैं। माना एक कण जिसकी आवृत्ति न्यू हो, कण मान लिया जिसकी आवृत्ति न्यू हो, तब उस कण की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू। इसे ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध भी बोला जाता है। यहां
H जो है इसे प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक कहते हैं। H यहाँ क्या है बेटा, प्लांक नियतांक है। तो E बराबर एच न्यू, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। दूसरी बात करें, तथा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है गाइस? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से होता है E बराबर mc²। ये पढ़ा है आप लोगों ने, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध जिसे कहा जाता है, E बराबर होता है mc²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर आपको दिख रहा है कि चूंकि LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो आपको दिख रहा है E बराबर एच न्यू, E बराबर mc², तो क्या हो जाएगा, mc² बराबर हो जाएगा बेटा एच न्यू। ठीक है, हमें चूंकि मोमेंटम मतलब संवेग के लिए निकालना है, P के लिए निकालना है, तो mc आपको पता है कि P बराबर होता है, मतलब संवेग बराबर होता है, क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ mc जो है, c क्या है, वेग को ही दर्शाता है। तो मैं इसको दो भागों में तोड़ूंगा, तो mc को मैं लिखूंगा mc.c बराबर एच न्यू। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, चूंकि mc बराबर होता है P, जिसे हम लोग लिखेंगे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तब ये हो जाएगा बेटा Pc बराबर, मतलब मैंने mc की जगह P रख दिया, तो Pc बराबर हो जाएगा क्या है, एच न्यू। तो P बराबर हो जाएगा एच न्यू अपॉन C। तो C बराबर क्या होता है, चूंकि अगर हम लोग तरंग के संबंध में बात करें, चूंकि तरंग के संबंध में C बराबर होता है बेटा न्यू लैम्डा, मतलब उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल। ठीक है, तब P बराबर हो जाएगा एच न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। सो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा गाइस, न्यू से न्यू कैंसिल, तो P बराबर आपको मिलेगा h अपॉन लैम्डा। यही डी ब्रॉगली तरंग समीकरण कहलाता है, और किसके लिए होता है, संवेग के लिए होता है। ठीक है, ये प्रूफ है इसका। नेक्स्ट, डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों? मतलब डी ब्रॉगली का जो तरंग सिद्धांत दिया गया है, ये दैनिक जीवन में नहीं दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? तो दैनिक जीवन में वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं, क्योंकि वही चीज एग्जिस्ट करती है जिसका द्रव्यमान हो, जिसके कारण उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है। अगर द्रव्यमान अधिक है तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो सिंपल सा कारण है कि द्रव्यमान अधिक और तरंग दैर्ध्य कम। संतृप्त धारा किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक लेनार्ड के प्रयोग में एनोड पर जैसे जैसे धनात्मक विभव का मान बढ़ाया जाता है, तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु धारा का मान एक निश्चित मान के बाद क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा तो कुछ होना नहीं है गाइस। ठीक है, तो लिखा है कि वैज्ञानिक लेनार्ड के प्रयोग में एनोड पर जैसे जैसे, ठीक है, धनात्मक विभव को बढ़ाया जाता है, तो धनात्मक विभव बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक समय के बाद एक निश्चित धारा हो जाती है, तो नियत हो जाता है, जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। तो एक हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण जो दिया था वो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से संबंधित दिया था। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है 1/2 mv² बराबर, ठीक है, 1/2 mv² बराबर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के संबंध में h न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर आप इसे लिख सकते हो h1 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, इस समीकरण को आपको पूरा याद करना होगा। 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट और h1 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक कौन से चैप्टर से रिलेटेड कंटिन्यूसली हम लोगों ने जो पढ़ा है। ये चैप्टर नंबर 11 है और यूनिट नंबर 7 है गाइज। इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं 2 मिनट में देखते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे।
ठीक है गाइस, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता ही है, सर जे थॉमसन, पढ़ा भी है हम लोगों ने। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है आपतित विकिरण की तीव्रता पर। ठीक है, तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक फोटोन का द्रव्यमान है। फोटोन जो होता है उसका द्रव्यमान होता है hν/c² होता है। एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप में निकलती है। तो एक स्रोत से जो ऊर्जा निकलती है वो फोटोन के रूप में निकलती है। एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग ν है, उससे संबद्ध डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो एक कण का द्रव्यमान m है, ठीक है, एक कण का द्रव्यमान क्या है? m है। वेग कितना दिया है? v दिया है। तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग होगी h/mν। एक गतिशील फोटोन का द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो होता है h/c λ। एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक यूरेनियम न्यूक्लियस सभी की तरंगदैर्घ्य समान है ना? तो सबसे अधिक ऊर्जा होगी किसकी होगी? सबसे अधिक ऊर्जा हमेशा फोटोन की होगी। एक धातु सतह पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। मतलब पराबैंगनी प्रकाश मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो उत्सर्जन होता है जब आपतित प्रकाश कौन सा हो? एक्स किरणों। प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव आपतित विकिरण की किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आपतित विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, मैंने आपको बताया था, 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की किस पर निर्भर करती है? आपतित विकिरण की तीव्रता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी तीव्रता से प्रकाश आएगा उतनी तीव्रता से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच का जो ग्राफ का ढाल है वो होता है h/e। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो उत्सर्जित प्रकाश जो कि निकलता है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से जो निकलता है, तो उत्सर्जित प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा कि किस पर निर्भर करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये प्रकाश की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी स्पीड से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से आएगा, बार बार जो प्रकाश किरणें निकलती है उस पर डिपेंड करेगा आवृत्ति पर। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे हम लोग डी ब्रोगली तरंग भी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ब्रोगली तरंग। प्रत्येक गतिमान कण के साथ, चूंकि डी ब्रोगली ने दिया था तो डी ब्रोगली तरंग। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देहली तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, देहली तरंगदैर्घ्य के लिए, देहली तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, देहली तरंग जो कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है उसको क्या होती है? शून्य होती है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा ये याद रखिएगा hc/ले होता है लैम्डा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। असत्य बात है क्योंकि ये ऊर्जा का एक मात्रक होता है। सत्य असत्य की बात करें, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। सत्य है। गतिशील फोटोन का द्रव्यमान hν/c² होता है, ये भी सत्य है, हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है बेटा। एक धातु के लिए देहली आवृत्ति 10⁻15 हर्ट्ज है और लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। सत्य, नहीं होंगे। प्रकाश विद्युत सेल नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश की तीव्रता नापने की युक्ति है। असत्य, ये तो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। विकिरण व द्रव्य दोनों की प्रकृति द्वैत होती है, पढ़ाई हम लोगों ने। सत्य बात है, दो तरीके से पाई जाती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य अवरोक्त किरणों की तरंगदैर्घ्यों से, एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अवरोक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य से क्या होती है? अधिक होती है। नहीं, असत्य है ये।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का उपयोग किया जाता है, सत्य। और फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है, फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, बिल्कुल सही है, शून्य होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। गतिमान इलेक्ट्रॉन पर उसकी गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसका जो प्रत्यावर्ताकार हो जाता है, बिल्कुल। जब भी कोई वस्तु या जब कोई कण गतिमान क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग हो जाता है वो क्या हो जाता है गाइस, वृत्ताकार हो जाता है, सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करता है। सही जोड़ी बनाइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिखा है आपके सामने दो सेक्शंस बने हुए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर्ट्ज जो है तो आप थोड़ा सा इसको रियलाइज करें, समझें उसको क्या होता है। हर्ट्ज की बात हो रही है। हर्ट्ज जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और हर्ट्ज ने हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी, तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरी बात करें, गतिमान द्रव्यमान के संबंध जो है वो किसने दिए थे, वो डी ब्रॉगली ने दिए थे। प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टाइन का है, जो कि हम लोगों ने लास्ट में इसका वैल्यू भी लिखा था, गतिज ऊर्जा से संबंध। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ज्ञात किया था, मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या थॉमसन ने की थी। ऐसे ही एक और सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, तो इसमें देखिए सभी में आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक कण है। फोटॉन क्या होता है, तो फोटॉन की बात करें तो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से अप्रभावित कण होता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है, तो दूसरे का दूसरा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, कार्यफलन या देहलिया ऊर्जा कहा जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 7, जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जो भी 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये बिल्कुल आपको 4 या 5 नंबर का वेटेज आपकी बोर्ड एग्जाम में देगा। थैंक यू सो मच गाइस।